नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक बेरोजगार युवा हैं तो आप जरूर सरकारी नौकरी पाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन अब जो परीक्षाएं होती हैं ज़्यादातर राज्यों पर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के तहत मेरिट बनाई जाती है। आखिर ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है क्या? शायद आप जानते हो, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, या फिर शायद नहीं जानते हो तो भी वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे नियम हैं जिसके बारे में नहीं जानते होंगे। हाल ही में बिहार में बीपीएससी बेरोजगार युवाओं के द्वारा वहाँ पर प्रदेशव्यापी देशव्यापी आंदोलन चल रहा है और लगातार उनका आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि उनकी क्या मांग है। उनकी मांग ऐसा नहीं है कि उनको नौकरी दे दो, उनकी केवल मांग क्या है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि यहाँ पर लागू ना किया जाए, क्योंकि जहाँ पर लागू हो गया है वहाँ के जो रिजल्ट आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, उसमें कितनी धांधली होती है वह आपको आगे देखने को मिल जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन को हम इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये सबको नहीं देता बराबरी का मौका। ऐसा क्यों होता है, इस पर एक्सपर्टों ने क्या बताया है और इसका रियलिटी यानी हकीकत के बारे में समझाया है। बीपीएससी परीक्षा विवाद एक बड़ा कारण नॉर्मलाइजेशन है। बीपीएससी का जो विवाद अभी हाल ही में चल रहा है स्टूडेंटों यानी जो बेरोजगार युवा हैं उनके द्वारा, ये फार्मूला कई और परीक्षाओं में भी मुश्किल खड़ी करता है। क्यों, इससे समस्या क्या होती है और इसके उत्तर के लिए एक्सपर्ट ने क्या समझाया है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इससे परीक्षा पर क्या असर पड़ता है। अब आपको पूरा मैटर दिखाएंगे। छात्रों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में सभी को बराबरी के मौके नहीं मिल पाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता आखिर क्या है। मान लीजिए 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए, परीक्षाएं हुई। अब एक शिफ्ट में दिया गया प्रश्न पत्र आसान था और दूसरे शिफ्ट में दिया गया प्रश्न पत्र कठिन था। अब ऐसे में पहले शिफ्ट वाला जो आसान प्रश्न पत्र था वो वाले स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र सरल था, और दूसरे नंबर वाला प्रश्न पत्र कठिन था दूसरे शिफ्ट का, तो उन स्टूडेंटों के नंबर कम आ सकते हैं। अब इसी नंबर को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ जारी होती है। अब ये कट ऑफ निकालने के लिए जिस प्रक्रिया बटे फार्मूले को अपनाया जाता है उसी को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे बड़ी आसान तरीके से। यह उन्हीं परीक्षाओं पर नॉर्मलाइजेशन लागू होता है जो परीक्षाएं एक से ज़्यादा शिफ्ट पर होती हैं या एक से ज़्यादा दिनों पर संपन्न कराई जाती हैं। अब ऑफलाइन परीक्षाएं तो एक ही दिन होती थी, क्योंकि एक जैसा पेपर होता था। ऑनलाइन परीक्षाएं जो है कई शिफ्टों में और कई दिनों तक होती है, कभी कभी तो 3-3 शिफ्टों में एक ही दिन में परीक्षा संपन्न होती है। तो इसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं, इसके साइड इफेक्ट कहेंगे नॉर्मलाइजेशन के। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप देखेंगे ऑफिशियल रिजल्ट है टॉप 10 का, एमपी ईएसवी की तरफ से है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है, और ये जारी हुआ है टॉप 10 कैंडिडेट का। ये बन एंड जेल रिक्रूटमेंट टेस्ट फाइनल रिजल्ट 2023 का है। ठीक, अब ये टॉप 10 कैंडिडेटों की लिस्ट है। यहाँ पर ये रोल नंबर वगैरह है, रोल नंबर है राजा भैया इनका नाम है, और इनके नंबर आप देखेंगे 101.66 है, 66 है, 101.66 है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कहाँ के हैं, ये सतना के हैं। ठीक, इसी तरह अन्य कैंडिडेट हैं, लेकिन अन्य कैंडिडेटों में आप देखेंगे 100 से नीचे। यहाँ पर मज़े की बात यह है कि ये जो 101 नंबर पाए हैं, ये कितने नंबर में पाए होंगे। जाहिर सी बात है कि आप सोच रहे होंगे कि 150 नंबर का पेपर होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो इस परीक्षा का पूर्णांक था वो 100 नंबर का था। 100 नंबर में इन्होंने 101.66 पाया है, 11 पाया है। तो ये इनका यहाँ पर आप भी जानकर चौंक गए होंगे। इसी तरह नॉर्मलाइजेशन का विरोध, इसी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है बिहार पर। अब वहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। ठीक, अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर यहाँ के भी जागरूक होते तो यहाँ भी विरोध होता शुरुआती दिनों में। वहाँ पर अभी सरकार
एक से ज़्यादा शिफ्टों पर परीक्षा कराने का जो है नियम बनाई है, और एक से ज़्यादा शिफ्टों पर परीक्षा होना यानी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, तो इसका वो विरोध कर रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल आप देखेंगे कि इस नॉर्मलाइजेशन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जैसे यहाँ पर ये सभी इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से यहाँ पर हैं। ये भी एक लिस्ट है टॉप 10 की। ये है यहाँ पर देखेंगे नाम ITITO रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024 का, अभी हाल ही में ये जारी हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी स्टूडेंट कहाँ के हैं, इंदौर के। अब ये इनके नंबर जो यहाँ पर देखेंगे नंबर, तो यहाँ पर ज़्यादा नंबर में अंतर नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन की आड़ में इसी तरह के घोटाले, मतलब किसी को कम कर दिया, किसी को नीचे से उठा के ऊपर कर दिया, ऐसे आपको दिखाएं तो बहुत सारे यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से परसेंटेज में क्या अंतर आता है, जो बिहार के स्टूडेंट अभी विरोध कर रहे हैं, वह पूरे देश के स्टूडेंटों को यहाँ पर जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट भी मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये परसेंटेज नहीं है, इसके बारे में हम आपको वीडियो के अंत में समझाएंगे कि परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है। अब एक्सपर्ट मानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल फार्मूले से स्टूडेंट के स्कोर कार्ड में 1 से 3% तक के वेरिएशन की संभावना होती है। 1 से 3 नंबर नहीं है, परसेंटेज है। अब BPSC परीक्षा समेत कई जगह प्रदर्शन कर रहे छात्र इसी मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले जब एग्जाम एक ही दिन में होते थे और सभी को एक जैसा प्रश्न पत्र मिलता था, तो अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, यानी एक ही दिन में और एक ही जैसा प्रश्न पत्र देकर परीक्षा क्यों नहीं ली जा सकती है। जब पहले होते थे तो अभी भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र तैयार करने में होती है लापरवाही, किस तरह होती है वह आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आप लंबे समय तक IP यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन की जिम्मेदारी संभाल चुके ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु कहते हैं कि पेपर सेटिंग का मुद्दा काफ़ी गहरा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई पेपर बहुत आसान आ जाए या फिर कोई मुश्किल हो जाए, ऐसे में फिर सभी को बराबरी का मौका नहीं मिल सकता है। अब प्रोफेसरों से पेपर फिटिंग कराई जाती है तो उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब ऐसा भी होता है कि कई बार प्रोफेसर पेपर सेटिंग की जिम्मेदारी अपने रिसर्च स्कॉलर को दे देते हैं, यानी अपने जूनियर को जो उनके अंडर में सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रश्न पत्रों के स्तर पर भी सवाल उठेंगे। ये तो हो गया इसके बारे में। अब आप देखेंगे डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा फैक्टर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में है, विकसित देशों ने अपनाया है। लेकिन अंतर क्या है हमारे भारत और इंडिया और अन्य देशों में, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपर्ट की राय हम बता रहे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसे विकसित देशों में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा सफल होता है। अब जहाँ डिमांड कम होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होती है। यानी अगर यहाँ की बात करेंगे मध्य प्रदेश में या अन्य स्टेट में जहाँ पर यह लागू है, तो आपने देखा होगा परीक्षाएं कई दिन महीनों चलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो ऑनलाइन वाले कॉलेज हैं, जहाँ पर सुविधाएं हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर हैं, ऑनलाइन की सुविधा है, वह नाम मात्र के हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन परीक्षा देने वाले स्टूडेंट लाखों में होते हैं, तो यहाँ पर इसी कारण से परीक्षाएं काफ़ी दिन चलती हैं या महीनों चलती हैं। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है यानी CBT के लिए अपने देश में 400 से 500 सेंटर ढूंढना एक चुनौती का काम होता है पूरे यहाँ पर अगर देश की बात करें। अब ग्रामीण इलाकों में अगर बात करेंगे कनेक्टिविटी की समस्या होती है, ऐसे में कहीं पर पेपर समय पर नहीं होते तो कहीं पर तकनीकी समस्या आती है। अब इन सब मसलों का असर एग्जाम पर पड़ता है, जिससे एग्जाम प्रभावित होंगे और उस पर जो एग्जाम दे रहे कैंडिडेट है वो भी प्रभावित होंगे। अब आप देखेंगे कि करियर काउंसलर आलोक बंसल का कहना है कि CUET या दूसरे एग्जाम में कई
छात्रों को नॉर्मलाइजेशन की वजह से नुकसान तो होता ही है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ, क्योंकि यह प्रक्रिया है ही इतनी गोपनीय। अब एजेंसियों को छात्रों का बराबर का मौका देने का कोई और तरीका निकालना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए, ये एक अपने आप में अजीब प्रक्रिया बनती जा रही है। अब गलत सवाल अगर आ गया तो क्या होगा? यहाँ पर छात्रों और अभिभावकों का सवाल ये भी होता है कि आजकल परीक्षा में गलत सवाल पूछ लिया जाता है। अब परसेंटाइल निकालने का फार्मूला किसी एक शिफ्ट में शामिल छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। इसको समझिएगा। अब दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीरेन सिंह का कहना है कि अगर किसी शिफ्ट में कम कैंडिडेट शामिल हुए और उनके अंक कम आए तो उस शिफ्ट की परीक्षा के प्रश्न पत्र को कठिन मान लिया जाएगा, उनके अंक को बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे ही किसी शिफ्ट में ज़्यादा कैंडिडेट शामिल हो गए और प्रश्न पत्र कठिन है, उसके बावजूद भी अच्छे अंक आए तो उनको उसका फायदा नहीं होगा। अब परसेंटाइल क्या होता है, अब इसको समझिएगा। देखिए, परसेंटाइल बताता है कि आपका लेवल क्या होता है। परसेंटेज और परसेंटाइल में एक बड़ा अंतर है। अगर आपको 90% मार्क मिले हैं तो कुल 400 नंबर है मान लीजिए, तो 90% के हिसाब से आपको 360 नंबर होने चाहिए 90% में 400 में। अगर रिजल्ट 90 परसेंटाइल है तो इसका मतलब यह होता है कि आपका स्कोर 360 ही होगा। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपको कितने छात्रों से ज़्यादा नंबर मिले हैं। जैसे अगर आपका परसेंटाइल 90% है तो इसका यह मतलब हुआ कि आपने 90% उम्मीदवारों को से ज़्यादा मार्क हासिल किया है। हो सकता है कि आपको 300 नंबर मिले हों, यही अंतर होता है, लेकिन 90% छात्र उस स्कोर से नीचे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है, मुद्दा पूरे देश का है और बेरोजगार युवाओं का है, छात्रों का है। वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।